जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार अनीश अवस्थी एकेडमी में। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेक्चर 4 लाएंगे एलगी का। इसमें 3 मैंने लेक्चर बता दिए हैं और तीसरे लेक्चर में जो मैंने बताया था वो क्या था ये आप देख सकते हैं। स्पेस जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो बताए थे मैंने एलगी के, वहाँ पे हमने इतना बता दिया। फॉडर के रूप में यूज़ किया था, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया था, डायटोमाइट क्या होते हैं, और हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हमने सिफेलिस वायरसेंस के बारे में हमने बता दिया था। यहाँ तक आपको हो गया था हार्मफुल, ये यहाँ तक कल वाले लेक्चर में इतना हो गया था। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज कोई गला ख़राब है तो माफ़ी चाहता हूँ, तो आवाज़ मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी आए आवाज़, क्योंकि मैं तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, आज गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए। ठीक, आज मैं पहला क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। पहला क्लास में साइनोफाइसी या इसी को मिक्सोफाइसी बोलते हैं, या ORR ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ब्रैकेट में BG यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ORR साइनोबैक्टीरिया। इसको कितने नाम से जानते हैं? साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं, ORR मिक्सोफाइसी के नाम से जानते हैं, ORR ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, या BGA के नाम से भी जानते हैं। इसको ठीक शॉर्ट में बोलते हैं ORR साइनोबैक्टीरिया। इतने नाम से इसको हम जानते हैं। पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, फिर डिटेल में इसको हम पढ़ाएंगे। और मैं जितनी क्लास जो पढ़ाऊँगा, जितनी भी लड़की की, जितना मैं नोट्स में लिखवाऊँगा उतना ही पर्याप्त होगा। उससे ज़्यादा कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर आप क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा इस नोट से। तो इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इतना पढ़िएगा, और इससे ज़्यादा जिस तरीके से मैंने नोट डाउन किया है इस तरीके से धीरे धीरे लेक्चर आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, एक दो बार सब समझ में आ जाएगा। हाँ, इंग्लिश की थोड़ी दिक्कत कुछ लोगों को हो सकती है, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के होंगे, बट मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश को इसमें कठिन नहीं है। बहुत इजी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कोई इतनी कठिन इंग्लिश है ही नहीं। और बॉटनी जूलॉजी मैं तो कहूँगा हिंदी से तो बेहतर है आप इंग्लिश में ही आ जाएं। हिंदी कठिन पड़ेगी, इंग्लिश जो है सरल पड़ेगी, हिंदी कठिन पड़ेगी। तो बॉटनी अगर आपको पढ़नी है या जूलॉजी तो इंग्लिश में ज़्यादा रहे। वैसे भी मैं इंग्लिश जो लिखाता हूँ पॉइंट्स इतने इजी होते हैं, फिर उसको मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूँ, इतनी इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पहले पॉइंट्स की बात ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आज थोड़े गले में प्रॉब्लम है, तो आज मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, पहला क्या है? ये क्या होते हैं? साइनोफाइसी होते हैं, क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा, साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, या इसी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या है आप देखिए यहाँ पे। पहला पॉइंट है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है माइटोसिस एंड मियोसिस एब्सेंट, यानी कि सेल डिवीजन में नहीं होता है। माइटोसिस मियोसिस इसमें नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। फ्लैजिला एब्सेंट, अब देखिए यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है तो क्या होगा? ये नॉन मोटाइल होगा। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई, मैं आशा करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इतना बात ध्यान में रखना है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट्स की बात करूँगा। एल्गी की डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट्स की बात करूँगा। इसमें पहले नंबर में एक्वेटिक डालेंगे आप। एक्वेटिक में क्या है? फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। भाई एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी आते हैं, मैरीन वाटर भी आते हैं। तो पहला इसमें फ्रेश वाटर में क्या है? एग्जाम्पल फ्रेश वाटर में है नॉस्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, नॉस्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑस्लेटोरिया हो गया, रिवलेरिया हो गया, और साइटोनिमा हो गया। ठीक है, इतने यहाँ पे कितने एग्जाम्पल आ गए आपके? इतने एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, किसके हैं? ये फ्रेश वाटर के हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया नॉस्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, ऑस्लेटोरिया हो गया, रिवलेरिया हो गया, और साइटोनिमा हो गया। ये 5 है। कितने? 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल फ्रेश वाटर के हैं। मैरीन वाटर की अगर हम बात करें तो मैरीन वाटर में आपको एक ही है, मैरीन वाटर में आपका एक ही है, ट्राइकोडिस्मियम।
ठीक है। मैरिन वाटर में कौन सा है? ट्राइकोडेस्मियम। आप यहाँ तक सभी को आपको बात समझ में आ गई। मैंने क्या होता है एक्वेटिक बताया। एक्वेटिक मैंने क्या होता है, एक्वेटिक दो तरह के बताया मैंने, होते हैं फ्रेश वाटर और मैरीन। फ्रेश वाटर में नास्टाक बता दिया, एनाबीना बता दिया, ऑस्ट्रेलेटोरिया बता दिया, रिवोलेरिया बता दिया और साइटोनिमा बता दिया। मैरीन में क्या होता है? ट्राइकोडेस्मियम। क्या होता है? ट्राइकोडेस्मियम। जहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर, नोट करके लिखिएगा ये चीज़, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब मैंने पहले भी लिखा था लेकिन यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले मैंने कॉमन एलगी की बात की थी, ठीक है, सब कुछ। अब यहाँ पे क्लास में जो आएगा, क्लास एक एक क्लास पढ़ाएंगे एलगी की, तो उसमें जो भी पॉइंट आएगा आपको लगेगा कि ये तो सर पीछे आप पढ़ा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। पीछे की वो तो मैंने कॉमन एलगी की बात करी थी, यहाँ पे हम एक एक क्लास बताएंगे, उसके बारे में जितना आएगा वो सब लिखवाना पड़ेगा, चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेड सी नेम्ड आफ्टर ए BGA नेमली ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम, ठीक है। रेड सागर किसके नाम पे पड़ा है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। ये कैसा है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन। इसी के कारण अब सवाल आता है कि रेड से जो लाल सागर होता है किसकी वजह से होता है, तो आप लगा के आगे तो लाल एल्गी इसमें पाई जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसका नाम होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम। और उसमें भी जो पिगमेंट जो होता है डोमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन। इसी के कारण, फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही ये जो होता है रेड होता है, सागर हो जाता है, ठीक है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, ये आपको पहले लेक्चर में, ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। एक्वेटिक होते हैं, अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल में भी मैंने लिखवा दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा फिर से। अब यहाँ पे क्या है? टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलियोटोरिया काजेज स्लीपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में जो ग्राउंड होता है वो कैसा हो जाता है? स्लीपरी हो जाता है, फिसलने योग्य हो जाता है, उस पर पैर रखो फिसल जाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वहाँ पर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो होती है ऑस्ट्रेलियोटोरिया की ग्रो कर जाती है। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ। हालांकि ये मैंने बता पिछले लेक्चर में दिया था, लेकिन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एक क्लास बता रहे थे जहाँ पे जो चीज़ आएगी वो बतानी पड़ेगी। वो तो मैंने कॉमन बता दिया था सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके क्लास में जो चीज़ आएगी एल्गी के, वो बतानी पड़ेगी, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मोफाइटिक की बात करेंगे। ये अप टू 80 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। ग्रो ऑन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, मतलब ग्रो ऑन हॉट वाटर स्प्रिंग। इसमें क्या? फार्मीडियम हो गया एग्जाम्पल में, दूसरा का मस्टिगो क्लेडस हो गया। ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब आप बात करेंगे, वहाँ पे भी आपने बताया था, वहाँ पे मैंने 3 बताए थे, आपको ध्यान होगा, वहाँ पे मैंने 3 बताए थे। ये चीज़ आपको अगर ध्यान होगी, सिनकोकस भी मैंने बताया था वहाँ पे, जो उसके बारे में बताया था, वहाँ पे सिनकोकस भी था, लेकिन क्यों? वो ओल आर एल्गी की मैंने बात करी थी, कॉमन। यहाँ पे जिसके बारे में जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ जो क्लास, उसके बारे में यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 ही आ रहे एग्जाम्पल में, फार्मीडियम हो गया और मस्टिगो क्लेडस हो गया। यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी मैं ऐसा करता हूँ। नेक्स्ट की बात करेंगे, इंडोफाइटिक क्या होते हैं? इंडोफाइटिक में क्या आता है? एनाबिना फाउंड इन कोडाइड रूट्स ऑफ साइकस। ये जो होते हैं जो प्लांट के अंदर, इंडोफाइट का मतलब है प्लांट के अंदर जो एल्गी पाई जाती है, तो ये क्या है? एनाबिना होता है। ये किस में पाया जाता है? कोडाइड रूट्स ऑफ साइकस। साइकस जो होता है उसकी कोडाइड रूट्स में ये पाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। दूसरा का नास्टाक फाउंड इन एंथोसिरास थैलस। जो नास्टाक होता है वो एंथोसिरास के थैलस में पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें मैंने इंडोफाइट का मतलब प्लांट के जो अंदर पाया जाता है, इसमें नास्टाक जो है वो एंथोसिरास के थैलस में पाया जाता है। एनाबिना जो है कोडाइड रूट्स होती है साइकस की, उसमें पाया जाता है। मैं आगे जब बताऊंगा, जब मैं टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगा तब उसमें सब बताऊंगा डिटेल में। टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उसमें सब कुछ बताऊंगा ये सब चीज़ें। अब रहा मैं ये शुरू करूँगा एंथोसिरास वगैरह में सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मेरे गला से थोड़ा सही नहीं है, तो इसीलिए धीरे बोल रहा हूँ, आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे बात हमने करी थी, इसकी सलवाल जो होती है, ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, साइनोफाइसिस जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसमें इसकी जो सलवाल होती है वो काहे की बनी होती है? देखो इस पर लिखा हुआ है, सेलवाल मेडअप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, जैसे को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकान बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान भी बोलते हैं। इसकी सलवाल किसकी बनी होती है? सलवाल मेडअप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, जैसे को पेप्टिडोग्लाइकान बोलते हैं।
यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब पिगमेंट की बात करेंगे तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है, वो क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल फाइकोसाइनिन इसमें पाया जाता है। जो पिगमेंट होता है वो फाइकोसाइनिन पाया जाता है। और क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये तो क्लोरोफिल, ये बीटा कैरोटीन तो यूनिवर्सल होता है। इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो फाइकोसाइनिन सबसे मैक्सिमम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पाया सब जाता है लेकिन ये मैक्सिमम पाया जाता है, फाइकोसाइनिन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी मैंने लिख दिया वहाँ पे है। बाकी फाइकोइरिथ्रिन भी पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, लेकिन अब फाइकोसाइनिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक, पिगमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफाइसियन स्टार्च। इसमें मैंने क्या होता है, जो रिजर्व फूड होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है, जो ग्लाइकोजन के बराबर हो जाता है। इसीलिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है बराबर ग्लाइकोजन। ये आप लिख लीजिएगा, पूछा जाता है यहाँ सवाल है रिजर्व फूड से, रिजर्व फूड से सवाल जरूर पूछा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज साइनोफाइसियन स्टार्च, जो किसके बराबर हो जाता है, ग्लाइकोजन के बराबर हो जाता है। मैंने आगे बराबर ग्लाइकोजन लिख दिया है, ये चीज़ आप भी लिख दीजिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन एंड हार्मोगोनिया। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन के द्वारा होता है और हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एकाइनिड्स एंड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, एकाइनिड्स एंड हेट्रोसिस्ट। अब हम बात करेंगे एकाइनिड्स की। एकाइनिड्स की हम थोड़ा इसी में बता दे रहा हूँ। ये एकाइनिड्स क्या होता है, एकाइनिड्स जो होते हैं थिक वाल होते हैं, ठीक है, और नॉन मोटाइल होते हैं। मैंने पहले बताया था फ्लैजिला एब्सेंट होता है तो क्या हो गए, नॉन मोटाइल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एकाइनिड्स यहीं पे लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने क्या बताया, ये थिक वाल्ड होते हैं एकाइनिड्स एंड नॉन मोटाइल होते हैं। अब हम डिटेल में हेट्रोसिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, दोनों की बात करेंगे। हेट्रोसिस्ट में देखिए क्या होता है, क्या, इट इज लार्जर एंड कॉन्सिपिक्यूअस, ठीक है, क्या, इट इज लार्जर एंड कॉन्सिपिक्यूअस देन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। ये क्या होते हैं, इसकी कॉन्सिपिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, इसकी सेल होती है वो कहते हैं लार्जर होती है, कॉन्सिपिक्यूअस देन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से होती है वो स्पष्ट होती है और लार्जर होती है। इतना समझ में आ गया होगा, इट इज लार्जर एंड कॉन्सिपिक्यूअस देन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से ये क्या होती है, कॉन्सिपिक्यूअस होती है, मतलब स्पष्ट होती है, और लार्जर यानी बड़ी भी होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक वाल एंड पोलर ग्रेन्यूल। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, पोलर ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, सेलुलोजिक वाल जो होती है एंड पोलर ग्रेन्यूल प्रेजेंस होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सेलुलोजिक वाल होती इसकी है एंड पोलर ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इट हेल्प इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक, हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये लोग ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं हेट्रोसिस्ट। अब जिस एल्गी में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है वही होता है, ऐसा बताया जाता है, वही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं आगे बता रहा हूँ, इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ये आपका हो गया, ऊपर इस तरीके से बनाइएगा, ये पोलर ग्रेन्यूल हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पोलर ग्रेन्यूल हो गया। ये जो होता है ऊपर की जो लेयर होती है हेट्रोसिस्ट होती है, ठीक है, ऊपर होता है नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होती है, ठीक है, ऊपर क्या होती है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल होती हैं। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ तक हेट्रोसिस्ट के बारे में, ऐसे डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हेट्रोसिस्ट आर फॉलोइंग टाइप। पोजीशन के बेस पे हेट्रोसिस्ट कई तरह के होते हैं, वो हम बात करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट, पहले नाम डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट। इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टाक हो गया, एनाबीना हो गया,
साइटोनिमा हो गया। ये यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट में क्या होता है, नॉस्टॉक होता है, एनाबिना होता है, साइटोनिमा होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा देखिएगा अच्छे से, तभी यहाँ पे आप जो अच्छे से देखिएगा। टर्मिनल हेटेरोसिस्ट होता है, ठीक है, इंटरकैलरी बता दिया मैंने। दूसरा क्या होता है, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। इसमें क्या होता है, ये 2 तरह का होता है, 2 तरह डिवाइड हो जाती है। इसमें पहला जो होता है वो बेसल हेटेरोसिस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, लेटरल OR सेसाइल हेटेरोसिस्ट। लेटरल ORR सेसाइल हेटेरोसिस्ट भी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिएगा पहले। बेसल हेटेरोसिस्ट का क्या है एग्जांपल, ग्लोयोट्राइकिया है। क्या है, ग्लोयोट्राइकिया, ये एक इसका बेसल हेटेरोसिस्ट का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, रिवोलेरिया। ठीक है, रिवोलेरिया दूसरा एग्जांपल हो गया। अब इसमें लेटरल हेटेरोसिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, या इसी को सेसाइल हेटेरोसिस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉस्टॉकोप्सिस। क्या है, नॉस्टॉकोप्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है। NOSTACHOPSIS, नॉस्टॉकोप्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, नोट। अब एक चीज़ है, नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। ये क्या है, आप भी ऐसे ही लिखिएगा नोट करके। सम BGA आर कैपेबल इन चेंजिंग कलर इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। दिस फिनोमेना इज known as Gajdukov phenomena, ORR, complementary chromatic adaptation, and commonly exhibited by member of Nostocaceae and Oscillatoraceae। अब यहाँ पे बात समझिएगा। Some BGA are capable in changing color in response to different color of light. This phenomena is called as, क्या होते हैं, गैडुकॉव फिनोमेना, या इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री क्रोमैटिन एडाप्टेशन एंड कॉमनली एक्सहिबिटेड बाय मेंबर ऑफ नॉस्टोकेसी एंड ऑसिलेटोरिएसी। अब देखो, कुछ जो होते हैं BGA ऐसे होते हैं जिनको आप लाइट चेंज करेंगे तो वो भी जानते हो क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैडुकॉव फिनोमेना बोलते हैं, या कंप्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडाप्टेशन एंड कॉमनली एक्सिबिटेड बाय मेंबर। किस में होता है, नॉस्टोकेसी एंड ऑसिलेटोरिएसी मेंबर में ये ऐसा होता है। कॉमनली ऐसा इन्हीं 2 में होता है, नॉस्टोकेसी एंड ऑसिलेटोरिएसी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट में ज़रूर लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखो नोट में दूसरा लिखिए, एल्गल ब्लूम क्या होते हैं, या इसी को वाटर ब्लूम भी बोलते हैं। तो आप ऐसे वाटर, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज नोन एज एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम। एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी की होती है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गल वाटर या एल्गल ब्लूम बोलते हैं, सॉरी वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, एल्गल ब्लूम क्या होता है और वाटर ब्लूम क्या होता है, एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा एल्गी की ज़्यादा वाटर के सरफेस पर एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देखिएगा क्या है, इसका एग्जांपल है माइक्रोसिस्टिस, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसिस्टिस है, वो वहाँ पे मैंने मैक्रोसिस्टिस की बात करी थी जो लार्जेस्ट एल्गा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात करी है, माइक्रोसिस्टिस। मैक्रो और माइक्रोसिस्टिस में डिफरेंस रखिएगा ध्यान से, उसको वहाँ पे हमने जो लार्जेस्ट एल्गा होता है उसको क्या होता है, मैक्रोसिस्टिस। यहाँ पे क्या है, माइक्रोसिस्टिस। ये क्या, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया, ये क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्लास हम बैसिलियोफाइसी की बात करेंगे, जैसे कि गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, आल्सो नोन एज
डायटम्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायटम्स भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज ग्रासेस ऑफ सी भी बोलते हैं, ठीक है, आल्सो नोन एज ग्रासेस ऑफ सी भी बोलते हैं। आल्सो नोन एज डेस्माइड्स भी बोलते हैं, डेस्माइड्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज क्रियोफाइट्स भी बोलते हैं, क्रायोसफाइट भी बोलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं। आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट, इसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। बोथ यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल, ये मतलब दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड कॉलोनियल भी होते हैं। अब क्या दूसरा, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन, ये होते हैं फ्रेश वाटर भी होते हैं, दोनों मतलब दोनों होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर भी होते हैं। ये ध्यान में रखना है, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन वाटर भी होते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। इट इज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मतलब ये ज़्यादा प्रोड्यूस इसमें करते हैं ओशियन महासागर में, ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब ये दूसरा पॉइंट जो नेक्स्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल मेडअप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, प्लस हाई अमाउंट ऑफ सिलिका, या इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा जो इसकी सेलवाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ सिलिका। अब हाई अमाउंट ऑफ सिलिका क्या होता है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई अमाउंट ऑफ सिलिका। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके पिगमेंट की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जी जैंथीन पाया जाता है और नियोजैंथीन पाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा पिगमेंट तक, ठीक है। अब इसके फूड मटेरियल की बात कर लें। रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल एंड क्रायोलैमिनेरीन, क्या है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसका जो रिजर्व फूड होता है क्या होता है, ऑयल होता है एंड क्रायोसोलैमिनेरीन, क्या होता है, क्रायोसोलैमिनेरीन। ये आपको ध्यान में रखना, अच्छे से स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा। क्राइसोलैमिनेरीन, ये आपको ध्यान में रखना। ये थोड़ा अटपटा वर्ड्स है, इसको आप ध्यान में अच्छे से रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग, क्या है, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हॉल्व्स नोन एज वाल्व्स। इसको क्या बोलते हैं, वाल्व्स, लाइक सॉप बॉक्स, साबुन के बॉक्स की तरीके होता है, ठीक। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये देखो क्या है, ये ऊपर एक है लेयर, एक नीचे है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपर हाफ बोलते हैं इसको लोअर हाफ बोलते हैं। अपर हाफ को हम क्या बोलते हैं, एपिथिका बोलते हैं, लोअर हाफ को क्या बोलते हैं, हाइपोथिका बोलते हैं। ओके राइट, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय यूनिक टाइप ऑफ स्पोर सच एज ऑक्सोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर। मैंने बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बताया था, नहीं बताया था, पिछले वाले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था स्पोर, वहाँ पे जो पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय यूनिक टाइप ऑफ स्पोर सच एज, उसका नाम क्या होता है, ऑक्सोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर। इसमें जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, ऑक्सोस्पोर एंड स्टेटोस्पोर के द्वारा होता है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड हेट्रोगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कैसा होता है, आइसोगैमस होता है एंड हेट्रोगैमस होता है। और आइसोगैमस जो हेट्रोगैमस जो होता है कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, एन आइसोगैमस एंड ओगैमस। कल वाली वीडियो मैंने बता दिया था ये, जहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसमें पहला है नेविकुला है, सिनेंड्रा हो गया, पिनुलेरिया हो गया, और क्या है, मेलोसीरा हो गया। ये आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक। अब आगे हम पॉइंट की बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ तक होगा कंप्लीट। मैंने क्या पढ़ लिया आप देख लीजिए, यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा मैंने क्या पढ़ा। ये तो कल वाला मैंने लेक्चर में पढ़ा ही दिया था, मैंने यहाँ से शुरू किया था। ये साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी,
या ओ आर ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसको बोलते हैं। इसमें मैंने इसका जनरल कैरेक्टर कुछ पढ़ लिए, फिर हैबिटेट्स पढ़ लिए इसके, ठीक है, फिर टेरेस्ट्रियल भी स्पीसीज पढ़ ली, थर्मोफाइटिक पढ़ ली, एंडोफाइटिक पढ़ ली, इसका पिगमेंट के बारे में बात कर ली, रिजर्व फूड के बारे में बात कर ली, हेट्रोसिस्ट के बारे में बात कर ली, इंटरकैलरी हिस्टोसिस के बारे में बात कर ली, टर्मिनल के बारे में बात कर ली, दो तरह के होते हैं, बेसल हिस्टोसिस्ट और लेटरल हिस्टोसिस्ट, ऐसे को ससाइल हिस्टोसिस्ट भी बोलते हैं। नोट में मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया और ये भी लिखवा दिया। एल्गल ब्लूम की मैंने बात कर ली, जैसे को वाटर ब्लूम भी बोलते हैं। फिर मैंने बैसिलिडोफाइसी या इसी को बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, इसके बारे में मैंने बात कर ली। पिगमेंट के बारे में इसके बात कर ली, यहाँ तक मैंने बात कर ली, ठीक ओके। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबके पास वीडियो आसानी से पहुंच जाए। शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और मैं अगला लेक्चर जब 5th लाऊंगा तो कल लेक्चर आएगा मेरा, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो आप कमेंट करिए, मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।